हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल के बारे में, जो अभी रिसेंटली लोकसभा से पास हुआ है। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उस बिल की क्यों जरूरत पड़ी और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होते हैं और इसकी क्या जरूरत है। ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार हम लोग इंडियन आर्म फोर्सेस के 3 ब्रांचेस को देख लेते हैं कौन कौन सा है। इंडियन आर्मी जो हमारी लैंड बेस्ड ब्रांच है, और ये बेसिकली जो है ग्राउंड वारफेयर में काम आती है, काउंटर टेररिज्म में काम आती है, लैंड बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस में काम आती है जो जमीन पे हो। दूसरी हमारी इंडियन नेवी जो कि नेवल ब्रांच है, और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया के बॉर्डर्स को, जो समुद्री बॉर्डर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की। और जो हमारी तीसरी ब्रांच है इंडियन एयरफोर्स, ये जो एरियल ब्रांच है, मतलब कि हवाई ब्रांच, और ये इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एरियल वारफेयर में, और इंडियन एयर स्पेस, इन दो जगह इनकी काम आती है, मतलब कि जो हवाई युद्ध हो उसमें। चलिए टॉपिक को आज के शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स तो कंबाइनिंग ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम द 3 सर्विसेज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अंडर अ सिंगल कमांडर टू सिक्योर ए पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक एरिया। मतलब कि कोई एक इनका कमांडिंग ऑफिसर हो और इसके अंडर जो लोग भी काम करें वो आर्मी से भी हो सकते हैं, नेवी से भी हो सकते हैं और एयरफोर्स से भी हो सकते हैं। मतलब इन तीनों को मिला के कोई नई फोर्स बनाना, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। इसको हम लोग और डिटेल में थोड़ा देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स 2022 रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया जो है वो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है वर्ल्ड में। किस नंबर पे? 4th स्थान पे। इसका मतलब कि इंडिया जो है वो 4th पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट कौन है? यूएसए, देन रसिया एंड देन चाइना, और उसके बाद इंडिया है। आइए थिएटर कमांड के बारे में एक कमीशन रिपोर्ट देख लेते हैं। जनरली आप सुने होंगे टॉपर्स को बोलते हुए कि किसी कमीशन का रिपोर्ट कोट करो, कोई फैक्ट रिपोर्ट कोट करने के लिए आंसर्स में, ताकि अपने आंसर्स को सपोर्ट देने के लिए उससे नंबर्स बढ़ते हैं। तो कमीशन की रिपोर्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द मिलिट्री रिफॉर्म कमीशन, कमीशन का क्या नाम है? मिलिट्री रिफॉर्म्स कमीशन। इसका हेड कौन था? डीबी शेखावत। इन्होंने कंसेप्ट बनाया था थिएटर कमांड का। इन्होंने सजेशन दिया था। क्या सजेशन दिया था? इन्होंने कहा था कि टू सेट अप द 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाया जाए। एक नॉर्थ में चाइना बॉर्डर के लिए, एक वेस्ट में पाकिस्तान बॉर्डर के लिए, और एक साउथ में समुद्री रोल के लिए, मतलब समुद्री बॉर्डर्स की रक्षा के लिए। इन्होंने ये सजेशन दिया था अपने रिपोर्ट में। तो ऐसा क्या, मतलब क्यों जरूरत पड़ गई इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की? आइए देखते हैं कि आखिर क्या नीड है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की इंडिया में। There are some challenges and limitation associated with the current command structure of Indian Armed Forces। मतलब कि कुछ लिमिटेशंस है, कुछ चैलेंजेस है अभी के जो हमारी कमांड स्ट्रक्चर है इंडियन आर्म फोर्सेस के, जिसके कारण क्या होता है? लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब कि कोई एक आदमी डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों अलग अलग सर्विस है, तो इनका जो डिसीजन होता है वो इंडिपेंडेंट है। इसलिए कोई एक आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है। इसके कारण क्या होता है? डिले होता है। जैसे आर्मी से कोई रिपोर्ट गई, वो फिर नेवी में वेरीफाई होगी, फिर एयरफोर्स में जाएगी, इस कारण डिले होगा, इनएफिशिएंसी होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता इन लोग में अच्छे से। ये एक इनकी बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंज था इंडिया में, इसलिए इसकी ज़रूरत है हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की। दूसरी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड इंटरऑपरेबिलिटी। वही बात है कि मतलब इंडियन आर्मी, नेवी, ये तीनों अलग अलग हैं, इन लोग आपस में ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी है। और जो हमें तीसरी बात है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। मतलब कि एक ही काम को आर्मी भी कर रही है, फिर उसी रिपोर्ट को फिर नेवी वेरीफाई की, एयरफोर्स के पास गया, मतलब कि रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है हमारा। देख रहे हैं, इनएफिशिएंसी, अननेसेसरी कॉस्ट। इसलिए इन तीनों को लिया जाए तो ये बहुत हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ज़्यादा जरूरत है। तो मानिए अगर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आ जाए इंडिया में, तो उससे क्या हमें बेनिफिट होगा, क्या क्या एडवांटेज होगा? आइए देखते हैं। अचीविंग ज्वाइंटनेस, फर्स्ट पॉइंट।
ये क्या करेगा, इट विल बूस्ट ओवरऑल फाइटिंग कैपेबिलिटी। मतलब कि तीनों मिल जाएंगे तो देखिए, तीनों में अलग अलग ट्रेनिंग होती है, तो तीनों के ऑफिसर जब मिल जाएंगे तो एक बहुत अच्छी हमारी फोर्स बन सकती है। तो अचीविंग ज्वाइंटनेस, बेटर सिनर्जी, बेटर सिनर्जी हम लोग ये देख सकते हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन, इन तीनों के आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। तीसरा जो है, टू मीट हाइब्रिड वारफेयर रिक्वायरमेंट्स। हाइब्रिड वारफेयर रिक्वायरमेंट मतलब आप ये समझिए जैसे कि अभी क्या गन से लड़ाई होती है, मिसाइल से होती है, लेकिन अब देखिए समय धीरे धीरे बदल रहा है। अब साइबर वार होगा, न्यूक्लियर वार होता है, और ये कहीं केमिकल वार होता है। इन सब से निपटने के लिए सिर्फ आर्मी नेवी अलग अलग नहीं कर सकती है, हमें इन तीनों को मिला के कुछ नई फोर्स बनानी पड़ेगी। चौथा पॉइंट है ग्रेटर इफिशियंसी। अब वो जो नई फोर्स बनेगी उसकी ज्यादा इफिशियंसी होगा। सिस्टमैटिक प्लानिंग इन एक्विजिशन एंड ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि अब सिस्टमैटिक प्लान हो सकता है कि आर्मी से कितने ऑफिसर्स को लेना है, नेवी से कितने ऑफिसर लेना है। मतलब कि अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई ऑपरेशन लॉन्च होता है, तो उसमें हम लोग सिस्टमैटिक प्लानिंग कर सकते हैं। एंड 6 पॉइंट रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चैलेंज क्या क्या है। अगर हम लोग इंडिया में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाते हैं तो इसमें क्या चैलेंज आएंगे। कमांड स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग, अब ये क्या, अब मानिए अगर तीनों से ऑफिसर्स आ गए, आर्मी नेवी और इसके, तो किसको ज्यादा सीनियरिटी दी जाए, किसको किसको कहा जाए कि आप इनके अंडर में काम किया जाए। जैसे तीनों ऑफिसर्स तो इक्विवेलेंट है, तीनों फोर्सेस, तो इनकी ये प्रॉब्लम होगी, कमांड स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा। दूसरा पॉइंट है इंटर सर्विस कंपटीशन। अगर ये तीनों आपस में मिल जाए तो कहीं इनकी आपस में कंपटीशन ना हो कि आर्मी बेटर है, नेवी बेटर है, ये एक चैलेंज है। परसेप्शन ऑफ आर्मी डोमिनेंस, दोस्तों आप तो ये भी जानते हैं कि जो आर्मी है अभी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में है नेवी और एयरफोर्स की तुलना में। तो ये एक परसेप्शन है कि आर्मी अगर डोमिनेंस में है तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। देखिए क्या है ना, प्रोवाइड ग्रेटर ऑपरेशनल कंट्रोल, मतलब वो ज्यादा कंट्रोल लेंगे, ज्यादा प्रायोरिटी होगी उनकी। चौथा है लिमिटेड एक्सपीरियंस, मतलब इंडिया में अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अभी तक इंडिया में आया नहीं है, तो हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो हमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक, मतलब इन तीनों फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन, उनकी सिंक्रोनाइजेशन कैसी होगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या लॉजिस्टिक्स होगा, ये एक चैलेंज है हमारा। अच्छा, हमने यहाँ पे एक चीज देखा था कि देयर आर सम चैलेंजेस एंड लिमिटेशन एसोसिएटेड विद द करंट स्ट्रक्चर, मतलब कि अभी का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। तो मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एज ऑफ करेंटली एंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज। अगर इंटीग्रेटेड सर्विसेज हमारी आए और अभी की है, उनमें क्या क्या मतलब सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस हैं। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं कि क्या करंट कमांड स्ट्रक्चर है इंडियन आर्म फोर्सेस का, अभी इंडियन आर्म फोर्सेस कैसी है, इसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। आइए हम लोग आज के रिवीजन क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द इंडिया रैंक अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 रिपोर्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसे कि इंडिया की क्या पोजीशन है, तो इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। और एक आइए स्टैटिक क्विज देख लेते हैं। विच इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। इंडिया में सबसे टॉलेस्ट डैम कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, भाखड़ा डैम, तेहरी डैम, लखवर डैम और हीराकुंड डैम। आप इसे कमेंट में बताइए कि कौन सा टॉलेस्ट डैम है। मिलते हैं फिर कल शाम 7 बजे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।